अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक नया सेगमेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो डेली बेसिस के ऊपर डिविडेंड अनाउंसमेंट्स होती हैं वो मैं आपको बताया करूँगा इंशाल्लाह। अस्करी जनरल इंश्योरेंस ने 40% राइट अनाउंसमेंट दी है और वाफे एनर्जी ने 3 रुपये डिविडेंड दिया है और जिसकी वजह से आज ये तकरीबन अपर कैप ही ओपन हुआ था। वाफे इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है, गैप ओपनिंग दी थी इसने काफ़ी बड़ी। एटलस इंश्योरेंस ने 2.5 रुपये डिविडेंड दिया है। इंडस मोटर ने 51 रुपीज़ डिविडेंड दिया है। सैफ पावर ने 1 रुपये डिविडेंड दिया है और EFU लाइफ इंश्योरेंस ने 1.5 रुपये डिविडेंड दिया है। गनी ग्लास ने 50 पैसे डिविडेंड दिया है और गनी वैल्यू ग्लास ने 1 रुपये डिविडेंड दिया है। ठीक है, ये होगी जी अनाउंसमेंट। अच्छा, इसके अलावा थंबनेल पे आपने देखा होगा कि रैंडम बाइंग और मार्केट नाइज से कैसे बचें। देखें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक का चार्ट देखते हैं तो ये है जी के इलेक्ट्रिक का चार्ट और इसको आप देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनों में से एक दिन सिर्फ इसमें पॉजिटिव आया था और इसके अलावा 8 दिन ये नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस तरह की रैंडम बाइंग आपने नहीं करनी। जब स्टॉक नीचे जा रहा हो तो आपने रैंडम बाइंग नहीं करनी। देखें, स्टॉक मार्केट की एजुकेशन देना बहुत मुश्किल काम है। वजह उसकी यही है कि अब आप देखें, अब रूल्स को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। दिल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब आप ये देखें, इतना नीचे आ गया है, 8 रुपये 52 पैसे हाई लगाया है आज और इसने 5 रुपये 21 पैसे लो लगाया है। तो ठीक हो गया जी। अब ये तकरीबन 32% तकरीबन डाउन हो गया है। ठीक है, तो 8 रुपये 52 और 32%, ठीक हो गया जी। 32% डाउन हो जाना किसी भी स्टॉक का, तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर आपके सारे रूल रेगुलेशंस जो हैं वो उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। हर बंदा के इलेक्ट्रिक बाइंग करने की कोशिश कर रहा है कि यार यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब देखें, मुझे तो पता नहीं है, अब हमने रूल्स को फॉलो करना होता है। तो रूल्स क्या कह रहे हैं भाई कि इस तरह रैंडम बाइंग नहीं करनी, कम से कम किसी स्ट्रेटजी के थ्रू आप बाय करेंगे। तो अभी 45 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, 200 की मूविंग एवरेज के करीब करीब ये पहुंच गया 6 7 8 दिनों में। ठीक है, तो अब मुझे तो नहीं पता कि यहाँ से अब एकदम से एक रिबाउंड आ जाएगा किसी दिन 10% का। ठीक है, उससे अगले दिन फिर 10% का रिबाउंड आ सकता है इसके अंदर। लेकिन एक आध स्टॉक में आपको इस तरह की एक्टिविटी से प्रॉफिट हो भी जाता है ना, तो फिर आप बड़ा फंसने वाले हैं, बड़ा फंसने वाले हैं। क्योंकि वो इस तरह की एक्टिविटी से जब आपको प्रॉफिट होता है, रैंडम बाइंग से आपको प्रॉफिट होता है, फिर आपको आदत हो जाती है इस तरह के गिरे हुए स्टॉक्स को बाय करने की। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश वाली सूरत हाल होती है या जब आप लेवरेज में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत ख़तरा हो जाता है आपके लिए। तो भाई, रैंडम बाइंग इस तरह के स्टॉक्स में नहीं बाइंग करनी। मार्केट नॉइज़ किसको कहता हूँ? मार्केट नॉइज़ होती है, देखें आज मार्केट एक वक्त था, केएस 100 इंडेक्स को आप देख सकते हैं कि एक वक्त था मार्केट 1200 पॉइंट प्लस थी, माइनस गई मार्केट, फिर मार्केट 1200 पॉइंट प्लस हो गई और जो कमज़ोर दिल वाले हजरात हैं उन्होंने बाइंग कर ली होगी। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई। तो ये दिन का जो नाइज होता है, ये मार्केट नाइज इसको बोलते हैं। इससे कैसे बचत होगी? इससे भी बचत यही होगी जब आप रैंडम बाइंग सेलिंग को छोड़ेंगे, किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। देखें, कल वाली जो अलर्ट कैंडल्स बनी हैं, आप उन अलर्ट कैंडल्स पे बाय करते, फर्ज कर लें 1-2 स्टॉक्स में आपकी बाइंग होती, कितने % बाइंग करनी होती है, तो हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। 1-2 स्टॉक्स आप बाय कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 10-12 की गुंजाइश है आपके पास। 1-2 स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, 2-3 दिनों के बाद 1-2 स्टॉक्स प्रॉफिट स्टॉप लॉस पे सेल कर देते हैं, बहुत ही माइनर सा आपको नुकसान होता है। तो आप बचत हो जाती है आपकी किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। तो मार्केट नाइज, आप हर वक्त मार्केट देख रहे होंगे, हर वक्त मार्केट को देखते हैं, तो फिर मार्केट नाइज से बच नहीं सकते। यानी कि मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो मार्केट ऊपर भी जाती है थोड़ी देर के लिए, और आप अपनी जो दिल की कमज़ोरी है उसका मुजाहरा करते हुए आप जो है ना उसको बाय कर लेते हैं स्टॉक्स को।
फिर वहाँ से मार्केट नीचे चली जाती है। या जब मार्केट ने ऊपर जाना होता है तो मार्केट इस तरह नीचे डिप लेती है और आप जो कमज़ोर दिल वाले हजरात हैं वो अपना माल सेल कर देते हैं, वैसे ही रैंडम फील करते हुए मार्केट माल बेच देते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये मार्केट नाइज दोनों साइड्स के ऊपर आता है। जब मार्केट ने ऊपर जाना होता है तब भी मार्केट नाइज आता है, जब मार्केट नीचे जाना होता है तब भी मार्केट नाइज आता है। और वो दोनों नाइज जो होते हैं वो आपको फंसाने के लिए होते हैं, या आपसे माल लेने के लिए होते हैं, या आपको माल देने के लिए होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले भी अपने लॉन्ग टर्म वाले रूल्स को फॉलो इसी वजह से, इस मार्केट नाइज की वजह से नहीं कर पाते। तो इससे आपने बचना है, और बचने के लिए कोई स्ट्रेटजी अपनाएंगे। टीकेटी स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी फुल प्रूफ है मेरे हिसाब से। थोड़ी बहुत देखिए कमियां होती हैं, ऐसे बात ही कि किसी भी आपको बिल्कुल बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। इसके अंदर रिस्क के साथ साथ ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मुझे अच्छी लगती है टीकेटी, इसलिए मैं हर बंदे को ये समझाता हूँ कि यार आप कम से कम बहुत सारी चीज़ों को वो कवर करके चल रही होती है। अब जैसे के इलेक्ट्रिक है, अब के इलेक्ट्रिक आप यहाँ पर रैंडम बाइंग कर लें और यहाँ पर एक आध दफ़ा आपको के इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक में बाय आपको प्रॉफिट हो जाए, अब मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए कहता हूँ कि यार ये स्टडीज़ जो है ना सिखाना बहुत मुश्किल है, ये एजुकेशन देना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर बंदा कुछ कर नहीं सकता। सीधा चलते हैं जी अब हम उसकी तरफ, रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में आज वाफे जो है वो डिविडेंड इसने सुबह सुबह ये लॉक हो गया था, डिविडेंड उसने बाद में दिया है, और सिर्फ ए प्लस में वाफे है, और ए कैटेगरी ए में एटलस होंडा और ILP रह गए हैं। इसके अलावा कोई ख़ास है नहीं। ए में आज एटलस होंडा है, वाफे ए प्लस में आ गया है, और अब क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में भी ILP, BOP, वाफे, PIA, PSX और एटलस होंडा रह गया। अगर वो वॉल्यूम की बात करें तो के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे, WTL दूसरे नंबर पे और बैंक ऑफ पंजाब तीसरे नंबर पे। तो के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम होना नीचे जाते हुए मार्केट में ये भी वैसे बहुत खतरनाक है। के इलेक्ट्रिक, WTL, बैंक ऑफ पंजाब तीसरे नंबर पे है, हैस्कोल चौथे नंबर पे है, PTC 11वें नंबर पे है। तो ये स्टॉक्स ये इस तरह की तरतीब चल रही है जी मार्केट में। ठीक है, TKT हो गया, उसके बाद ए प्लस वाले, अब D और D माइनस में स्टॉक सारे चले गए हैं, और कितने स्टॉक्स D और D माइनस में चले, 78। तो ये भी अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी करेक्शन, एक आध करेक्शन आ सकती है। और मार्केट समरी क्या कहती है जी इस वक्त हमारे पास? मार्केट समरी ये है जी 2062 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट। वॉल्यूम जो हुए हैं 374 के हैं, कल 363 के थे, बराबर ही है। कल वैल्यू थी 22 बिलियन की, आज 23 बिलियन की है। कल जितना ही काम हुआ है। और सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स पहले नंबर पे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में, OGDC दूसरे नंबर पे, और पावर जनरेशन जो है वो तीसरे नंबर पे, फर्टिलाइजर सेक्टर चौथे नंबर पे। और कंपनीज की बात करें अगर तो पहले नंबर पे लकी सीमेंट है जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, PSEL, सर्विस, बैंक अल हबीब, TRG। और जो नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें हब पावर, मिजान बैंक, HBL, OGDC, UBL, मारी। ये होगी जी हमारी समरी। KMI 30 स्टॉक्स में आज कोई भी स्टॉक नहीं आया बाइंग का, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है सारे स्टॉक्स का। और चार्ट्स अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं वाफे का चार्ट डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें 3 रुपये डिविडेंड दिया है इसने, और एक्स इसकी डेट है 5 नवंबर, यानी कि 4 नवंबर को आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आज गैप ओपनिंग दी थी इसने, कल 4 कंसेक्यूटिव डेज से ये नेगेटिव क्लोज हो रहा था, और आज कल क्लोज हुआ 186.24, और आज गैप ओपनिंग दी है इसने 204 रुपये 86 पैसे क्लोज ओपन हुआ है, 18-19 रुपये गैप से ओपन हुआ है, और 204 रुपये 86 पैसे ही क्लोज हो गया 200 रुपये का लो लगा के। तो कल अगर इससे ऊपर जाता है तो हो सकता है इसके अंदर गेम बन जाए। और आजकल की जो मार्केट है देखें, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है ना उसके लिए हर मार्केट हर वक्त ऑन होती है, उसके लिए कोई इशू नहीं होता। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना उसको अपने पॉइंट्स का इंतजार करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर किसी भी बस में बैठ जाएगा, उसको कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको अपने पॉइंट का इंतजार करना पड़ता है, अपने टाइम का इंतजार करना पड़ता है, अपने सीजन का इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक दिन छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं लोगों को वीडियो मैं दूं उस चैनल के ऊपर। और कल मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो कल एक जो सवाल जवाब वाली वीडियो देख लें आप, और उसके अंदर 8-10 वीडियोज़ हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो सारी देख लें
ताकि हर वीडियो जो है वो एक इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और आपने हर वीडियो को देखना है ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको समझ में आए, फिर आप कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपने की है या कोई भी आपने ऐसा आइटम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया था, 6-8% नुकसान करें, निकल जाएं, जान छोड़ दें उसकी। ठीक है, और क्लियर करें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। इस चीज़ को क्लियर करके माइंड में आपने चलना है। शॉर्ट टर्म, अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए बनाना पड़ता है। दोनों ड्यूल लेके चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। ये मैं बार बार कहता हूँ लोगों को, अपनी कैटेगरी को असाइन करें अपने आप को कि यार आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, उसी के हिसाब से काम करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।